हेलो प्यारे साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में बात की जाएगी संस्कृत के टॉप क्वेश्चनों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पेडागोजी के साथ साथ व्याकरण के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रादेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना, यह है शिक्षण सिद्धांत का कौन सा सूत्र है। ऑप्शन है सूक्ष्म से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या फिर कठिन से सरल की ओर। अब यहाँ पर देखें पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या है, नवीन ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो पूर्व ज्ञान मतलब क्या है, जो हमारे लिए पहले से ज्ञात है, और नवीन ज्ञान मतलब जो हमारे लिए क्या है, अज्ञात है। अर्थात यहाँ पर क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का यूज हो रहा है। तो ऑप्शन बी में कहा गया है ज्ञात अज्ञातम प्रति, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी लोग। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। विश्व भाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। अर्थात विश्व भाषा इसका समास विग्रह होता है। क्या होता है इसका समास विग्रह? तो मेरे भैया विश्व भाषा इसका समास विग्रह होगा विश्व की भाषा, जिसे संस्कृत में कहा जाएगा विश्वस्य भाषा। यदि देखिए हमने यहाँ पर विश्व के पीछे क्या है, आधा सा और या जोड़ दिया है, जिसका मतलब होता है की, का और के। ठीक है, ये तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, विश्वस्य भाषा अर्थात विश्व की भाषा। और यहाँ पर जो समास होगा, यह इसमें समास होगा षष्ठी तत्पुरुष। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थिति अगुंतम कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुम शक्यते। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर की भौगोलिक स्थिति को अवगत कराने के लिए किस अधिगम साधन का प्रयोग करना चाहिए, बताएंगे आप। मानचित्र का, रेखा चित्र का, पत्र का, या फिर श्यामपट्ट का। अब यहाँ पर क्या है, नगर की भौगोलिक स्थिति आपको अवगत कराना है। तो भैया भौगोलिक स्थिति के लिए हम क्या इसका यूज करेंगे, मानचित्र का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा गया है मानचित्र से, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। यदि आप भाई क्वेश्चन में से वर्ड क्लिक कर लेते हैं तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 4, संस्कृत भाषायाम वैज्ञानिकी लिपि अत्र वाक्य विशेषण पदम लिखत। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत भाषा की वैज्ञानिक लिपि है, इस वाक्य में विशेषण पद लिखें। बताएं आप लोग इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा होगा, संस्कृत भाषायाम विद्यते लिपि या फिर वैज्ञानिकी। तो भैया मेरे विशेषण पद क्या होता है, ऐसा पद जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि कैसी है, वैज्ञानिकी है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, वैज्ञानिकी है। तो भैया वैज्ञानिकी यहाँ पर क्या है, एक विशेषण पद होगा ना। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। वाकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। अर्थात यहां पर कहा गया है वा का उच्चारण स्थान होता है। बताएं भाई आप लोग, जो वा है वर्णमाला का, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है कि कंठोष्ठ होता है कि दंतोष्ठ होता है या फिर कंठतालु होता है।
तो मेरे भैया वा का उच्चारण होता है दांतों से और ओंठों से, अर्थात इसका आंसर होगा दंतोष्ठम, अर्थात दांतों से और ओंठों से। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो भाई कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। कहा गया है यहाँ पर छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वेषां परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत्, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों के दैनिक कार्यों का संपूर्ण परीक्षण एवं मूल्यांकन होता है। क्या है? छात्रों के दैनिक कार्यों का संपूर्ण परीक्षण और मूल्यांकन होता है। किसमें होता है? तो भैया मेरे यदि आपको छात्रों के सभी दैनिक कार्यों का परीक्षण और मूल्यांकन करना है तो भैया ये सतत मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं एतस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, अर्थात जो यहां पर वाक्य लिखा हुआ है कि छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इसका आप संस्कृत भाषा में अनुवाद करें तो भैया मेरे इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका अनुवाद हो जाएगा छात्रः अध्यापकात् पठन्ति। ठीक है, ऑप्शन सी, मतलब छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। बालकेषु कल्पना शक्ति विकासः भवति, अर्थात बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। बताएं भैया मेरे बालकों में जो कल्पना शक्ति का विकास है वो किससे होता है? कक्षा नायक विधि से होता है, कथा कथन विधि से होता है, भाषण विधि से होता है या फिर वाद विवाद विधि से होता है। तो भैया यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी, बालकों में कल्पना शक्ति का जो विकास है भैया वह कथा कथन विधि से होता है, क्योंकि भाई जो कथा कथन विधि है यह बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ज्ञानेन एतस्मिन् पदे का विभक्ति ही, अर्थात यहां पर जो आप देख रहे हैं ज्ञानेन, बताना है इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो भैया मेरे यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा तृतीया विभक्ति, क्योंकि तृतीय विभक्ति में क्या होता है? ज्ञानेन होता है, फिर ज्ञानाभ्याम होता है और इसके बाद होता है ज्ञान ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आएगा ज्ञानेन। ओके, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्, अर्थात संस्कृत शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, अधोमुखी होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए या फिर बहुमुखी होना चाहिए। तो मेरे भैया यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा बहुमुखः, अर्थात संस्कृत शिक्षण का जो प्रयास है भैया वह बहुमुखी होना चाहिए, अर्थात अध्यापक को शिक्षण इस प्रकार कराना चाहिए ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कर्तुम् इत्यत्र कः प्रत्ययः वर्तते, अर्थात यहां पर बताना है आपको कि जो कर्तुम् है इसमें कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे आप सभी। तो यहां पर भाई मेरे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा भैया, को और के लिए, इन दोनों के अर्थ के लिए भैया प्रकट करने के लिए तुमुल प्रत्यय का यूज होता है। ठीक है ना? क्या है? को और के अर्थ के लिए, के अर्थ के लिए प्रकट करने के लिए तुमुल प्रत्यय का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अगला है लघु काष्ठखंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते, अर्थात लघु काष्ठखंडस्य अर्थात छोटी लकड़ी के टुकड़े का जो उपयोग भैया बताना है कहां पर किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, सलाका परीक्षा में, निबंध परीक्षा में या फिर अंत्याक्षरी परीक्षा में।
तो मेरे भैया लघु काष्ठखंड अर्थात छोटी लकड़ी के टुकड़े का जो यूज है भैया वह सलाका परीक्षा में होता है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। संस्कृत भाषयो इत्यत्र संधि विच्छेदः करणीयः, अर्थात संस्कृत भाषयो इसका बताना है भैया आपको कि संधि इसका विच्छेद क्या होगा, बताएंगे आप सभी। भैया मेरे इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा संस्कृत भाषा प्लस एव, अर्थात ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी भैया, तो यहां पर होगी भैया वृद्धि संधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है पा वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अर्थात पा वर्ण का उच्चारण स्थान है भैया हिंदी जैसा ही तो होता है। आपको पता है पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा और माँ, ये भैया कैसे होते हैं, ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या है, ओष्ठौ, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पा हो गया, भा, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और माँ हो गया। इनका कैसे होता है, ओष्ठ से होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। संस्कृत अध्यापन से श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते, बताएंगे आप सभी कि संस्कृत अध्यापन के में दृश्य श्रव्य साधन बताने में से कौन सा है। दृश्य श्रव्य साधन मतलब ऐसा साधन जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और उसी से संबंधित ध्वनि को कानों से सुन भी सकते हैं। तो भैया यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, दूरदर्शनम, एक दृश्य और श्रव्य साधन है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो श्यामपट्ट है भैया एक दृश्य साधन है, ना कि श्रव्य। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।